हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुकौशल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, इसके बारे में। हमने ये जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसके अंदर हम कंप्लीट सिलेबस कर रहे हैं एचएससी सीईटी का, इसी की नेक्स्ट यूनिट है प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। आज के वीडियो में हम इस यूनिट को कवर करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बार सिलेबस देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स जो हैं इस यूनिट के अंदर गिवन है। तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स कंसेप्ट, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, अप्रोचेज टू मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन, देन फिर स्टाफिंग, स्टाफिंग का मीनिंग, इंपॉर्टेंस और स्कोप ऑफ स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग, लीडरशिप और कंट्रोलिंग। ये टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर गिवन है। अब एक एक टॉपिक को कवर करते हैं सीरियल वाइज। सबसे पहले अगर हम बात करें बिजनेस की कि बिजनेस क्या होता है, तो बिजनेस के अंदर वो एक्टिविटीज़ आती हैं जिनका मेन जो पर्पज है वो होता है प्रॉफिट अर्निंग। जो एक्टिविटीज़ हम प्रॉफिट को अर्न करने के लिए करते हैं वो आती है बिजनेस के अंदर। अब इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, इंडस्ट्री और कॉमर्स। अब इंडस्ट्री और कॉमर्स, इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री के अंदर तीन सेक्टर आते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी। ये हम इकोनॉमिक्स के अंदर भी पढ़ते हैं। प्राइमरी सेक्टर में जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ है वो आती हैं, जैसे कोई एग्रीकल्चर कर रहा है, कोई वो एक तरह से बिजनेस, मतलब बिजनेस ही है। कोई अपने खेत के अंदर कोई भी जो फसल होती है वो प्रोड्यूस कर रहा है, फिर इसको सेल कर रहा है मार्केट के अंदर, तो वो प्राइमरी एक्टिविटी के अंडर आती है। देन फिर नेक्स्ट जो सेक्टर है वो आता है सेकेंडरी। सेकेंडरी के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जहाँ पर जो फैक्ट्रीज वगैरह में गुड्स प्रोड्यूस की जाती हैं, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है फिनिश्ड गुड्स के अंदर, तो वो वाली जो एक्टिविटीज़ है, वो जो सेक्टर है वो आता है सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। फिर फाइनली जो थर्ड सेक्टर है टेरिटरी सेक्टर। टेरिटरी के अंदर आती है सर्विसेज, जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं अलग अलग, जैसे बैंकिंग सर्विसेज हैं, हॉस्पिटल्स के द्वारा हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, बैंक और भी काफ़ी सारी सर्विसेज जैसे टूरिज्म वगैरह हैं, तो वहाँ पर सर्विसेज होती हैं, वो सर्विसेज आती हैं टेरिटरी सेक्टर के अंदर। तो इंडस्ट्री के मेनली तीन पार्ट्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी। प्राइमरी में एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज़, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड और टेरिटरी में सर्विसेज से रिलेटेड। फिर एक होता है कॉमर्स। अब कॉमर्स के अंदर किस टाइप की एक्टिविटीज आती हैं? कॉमर्स के अंदर आता है ट्रेड। ट्रेड क्या होता है? कोई भी चीज़, मतलब बनी बनाई कोई चीज़ को खरीदना और फिर उसको फर्दर प्रॉफिट पर्पज के लिए सेल करना, वो होता है ट्रेड। यानी कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज अ ट्रेड। और कॉमर्स के अंदर एक और चीज़ आती है ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड। ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड क्या होती है? वो चीज़ें, वो एक्टिविटीज जो ट्रेड को फैसिलिटेट करती है। यानी कि जो ट्रेड है उसको करने के लिए, जो बाइंग एंड सेलिंग है गुड्स की, उनको करने के लिए हमें कुछ और एक्टिविटीज़ का सपोर्ट्स की नीड होती है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है। अब चीज़ों को खरीदने बेचने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट होगी, बैंकिंग की भी होगी। तो वो जो सर्विसेज है, वो जो एक्टिविटीज़ है, वो आती हैं ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड के अंदर। इनको आगे डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले अगर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस क्या होता है? बिजनेस रेफर टू एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली इंगेज इन एक्टिविटी रिलेटेड टू परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद ए व्यू टू अर्निंग प्रॉफिट। यानी कि प्रॉफिट्स को अर्न करने के लिए जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं परचेज, प्रोडक्शन और सेल्स से रिलेटेड, वो जो लोग वो जो एक्टिविटीज़ करते हैं, तो उस ऑक्यूपेशन को हम बोलते हैं बिजनेस। अब बात करें कॉमर्स की, तो कॉमर्स के अंदर दो तरह की एक्टिविटीज होती हैं, एक ट्रेड और एक ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, जिसकी हम बात कर चुके हैं। ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, और ट्रेड ऑक्सिलरीज के अंदर वो एक्टिविटीज़ आती हैं जो जरूरी होती हैं बाइंग एंड सेलिंग को करने के लिए, यानी कि इसको फैसिलिटेट करती है। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, कम्युनिकेशन है, एडवर्टाइजमेंट है, पैकिंग है, वेयर हाउसिंग है। ये वो एक्टिविटी है जो ट्रेड को फैसिलिटेट करती हैं। ठीक है, तो ये इनको बोला जाता है ट्रेड ऑक्सिलरीज। और ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, और बिजनेस मीन्स वो एक्टिविटीज जिसका मेन पर्पज जो है वो होता है प्रॉफिट अर्निंग का। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है? एक मिनट के लिए।
अब हम बात करें कि मैनेजमेंट क्या होता है, तो मैनेजमेंट जो बिजनेस होता है, बिजनेस के अंदर अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं हमने सुना परचेजिंग से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड, सेलिंग, सर्विसेज। तो इन एक्टिविटीज़ को करने के लिए, इन एक्टिविटीज़ को एक प्रॉपर वे में करने के लिए और एक एफिशिएंट मैनर में करने के लिए हमें मैनेजमेंट की नीड होती है। मैनेजमेंट क्या करता है, इन एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली परफॉर्म करता है, यानी कि एक कोऑर्डिनेशन, एक कोऑर्डिनेटिव मैनर में अब एक ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा इन एक्टिविटीज़ को एफिशिएंटली परफॉर्म करने का काम या मैनेज करने का काम जो है वो मैनेजमेंट करता है। तो मैनेजमेंट क्या का मेन जो फंक्शन है वो क्या होता है, जो रिसोर्सेज होते हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज, इन तीनों रिसोर्सेज का एफिशिएंट एंड इफेक्टिव जो यूज़ है, जो यूटिलाइजेशन है, वो इंश्योर करता है मैनेजमेंट। किस पर्पज के लिए, जो ऑर्गेनाइजेशंस के गोल हैं उनको अचीव करने के लिए। तो मैनेजमेंट के कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं जो हमें बताते हैं कि कैसे ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी हैं उनको प्लान किया जाएगा, फिर उनको ऑर्गेनाइज किया जाएगा और जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको डायरेक्ट किया जाएगा और इन सारी एक्टिविटीज़ को कैसे कंट्रोल और कोऑर्डिनेट किया जाएगा। वो जो काम है वो करता है मैनेजमेंट। एक तरह से मैनेज करने का काम बिजनेस की एक्टिविटीज़ को मैनेजमेंट करता है। अब बात करते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट की, कि ये जो मैनेजमेंट का फील्ड है इसकी नेचर क्या है। तो अब सबसे पहले बात करें कि क्या मैनेजमेंट एक साइंस है। तो मैनेजमेंट एक साइंस है, ये चीज़ समझने से पहले हम बात करते हैं कि साइंस क्या होती है। साइंस एक ऐसी बॉडी ऑफ नॉलेज है जहाँ पर जो कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं, एक सिस्टेमेटिक नॉलेज का एक सिस्टेमेटिक एप्लीकेशन होता है। तो जहाँ पर साइंटिफिक प्रिंसिपल हो वो होती है साइंस। अब बात करें मैनेजमेंट की, क्योंकि मैनेजमेंट एक साइंस है, इसके लिए हमें जानना होगा कि क्या मैनेजमेंट के कोई के अंदर हम कोई साइंटिफिक प्रिंसिपल या मेथड्स पढ़ते हैं। तो जी हाँ, मैनेजमेंट का भी एक थ्योरेटिकल बेस है जहाँ पर हम मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनाइजेशन और डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड। तो एक तरह से कुछ मैनेजमेंट के अंदर भी कुछ वो चीज़ें होती हैं जो साइंस के अंदर होती है। तो एक तरह से हम रिलेट कर सकते हैं मैनेजमेंट को एज ए साइंस, लेकिन इसको एक प्रॉपर साइंस नहीं बोल सकते क्योंकि बिल्कुल साइंस की जैसी नहीं होती, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो सिमिलर होती है मैनेजमेंट की और साइंस की। तो हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट एज ए साइंस। अब बात करें आर्ट की, क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है। तो इससे को जानने से पहले समझते हैं कि आर्ट क्या होती है। आर्ट क्या होती है, आर्ट के अंदर एक ह्यूमन बीइंग, एक इंडिविजुअल अपनी स्किल्स और क्रिएटिविटी का यूज़ करके कुछ मतलब कुछ बनाता है या कुछ एक्टिविटी करता है आर्ट के अंदर। तो क्या मैनेजमेंट के अंदर भी स्किल्स और क्रिएटिविटी की ज़रूरत होती है या उसका यूज किया जाता है। तो जी हाँ, जो एक मैनेजर होता है वो भी अपनी स्किल्स और क्रिएटिविटी का यूज़ करके जो एक बिजनेस के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करता है अपनी स्किल्स और क्रिएटिविटी का यूज़ करके। तो एक तरह से मैनेजमेंट एज ए आर्ट भी हो सकता है, क्योंकि मैनेजमेंट और आर्ट की कुछ फीचर्स जो हैं वो सिमिलर हैं। अब बात करें प्रोफेशन की, कि क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। तो एक प्रोफेशन क्या होता है, एक प्रोफेशन की कुछ फीचर्स होती हैं, जैसे एक नॉलेज बेस होता है एक प्रोफेशन का। प्रोफेशन जैसे कि लॉयर का प्रोफेशन, लॉयर होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, उनको एक मतलब एक पर्टिकुलर प्रोफेशन होता है वो। तो अब प्रोफेशन की क्या फीचर्स होती है, एक सिस्टमेटिक नॉलेज बेस होना चाहिए। फिर जो प्रोफेशन जो भी पर्सन करना चाहता है, जो इंडिविजुअल करना चाहता है, उसको कुछ लर्निंग की नीड होती है, मतलब कुछ सीखना पड़ेगा, मतलब एक लर्निंग होनी चाहिए और एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन जो ये चीज़ टीच करे कि पर्टिकुलर प्रोफेशन। जैसे अब डॉक्टर है, डॉक्टर के लिए जो डॉक्टर की डिग्री है उसको लेना पड़ता है, यानी कि कुछ लर्निंग करनी पड़ती है डॉक्टरी के प्रोफेशन में आने के लिए। ऐसे ही लॉयर बनने के लिए भी एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है, आपको लॉ जो कॉलेज होते हैं उनसे डिग्री लेनी पड़ेगी लॉ की, तभी आप जो लॉयर वाला प्रोफेशन वो ले सकते हो। तो इस तरह से एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और लर्निंग की नीड होनी चाहिए। देन है फिर रिस्ट्रिक्टेड एंट्री ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन एंड एजुकेशन, यानी कि इस प्रोफेशन में आने के लिए आपको, मतलब किसी भी प्रोफेशन में आने के लिए आपको एक कोई एग्ज़ाम या फिर कोई पर्टिकुलर मतलब कोई पर्टिकुलर एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए, तभी आप उस प्रोफेशन में एंटर कर सकते हो। ये भी एक फीचर होती है प्रोफेशन की।
नेक्स्ट फीचर है कि एक सर्विस मोटिव होना चाहिए, आपको कोई सर्विस प्रोवाइड करनी है। तो ये जो लॉयर डॉक्टरी वाले जो चीज़ें होती हैं, ये प्रोफेशन होते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आपके पास डॉक्टरी का डिप्लोमा या लॉयर का डिप्लोमा होने चाहिए, तभी आप ये लॉयर और डॉक्टर वाले प्रोफेशन में आ सकते हो और आप वहाँ पर सर्विसेज ही प्रोवाइड करते हो। तो अब अगर हम बात करें मैनेजमेंट की कि क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, तो देखिए मैनेजमेंट का एक सिस्टमेटिक नॉलेज बेस तो है, क्योंकि मैनेजमेंट में काफ़ी सारी थ्योरीज अप्रोचेज जो हैं आई है, एक थ्योरी बेस तो है। फिर बात करें लर्निंग और प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन की, तो हाँ मैनेजमेंट के लिए भी एक डिग्री जो है वो मिलती है। आपको अगर मैनेजर बनना है तो आप एमबीए कर सकते हो। तो इस तरह से एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन भी है और लर्निंग की नीड भी होती है। फिर बात करें रिस्ट्रिक्टेड एंट्री की, कि आप कोई पर्टिकुलर एजुकेशन के बाद ही आप मैनेजर बन सकते हो, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं होती। कोई भी पर्सन विदाउट एनी एजुकेशन भी मैनेजर बन सकता है अपने एक्सपीरियंस और स्किल्स के बेसिस पे। फिर सर्विस मोटिव तो होता है मैनेजर जो है वो भी सर्विस ही प्रोवाइड करता है। तो अब बात करें जो प्रोफेशन, क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, तो एक फीचर को छोड़ के सारी फीचर्स जो हैं वो मैनेजमेंट और प्रोफेशन की मैच करती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट भी एज ए प्रोफेशन है, सिर्फ एक जो फीचर है उसको छोड़ के कि यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती एंट्री। आपको कोई मैनेजर बनने के लिए कोई पर्टिकुलर टेस्ट जो है वो ज़रूरी नहीं है कि क्वालिफाई करना पड़े, मतलब कंपलसरी नहीं है ऐसा कुछ, आप वैसे भी बन सकते हो मैनेजर। ठीक है, तो ये नेचर थी मैनेजमेंट की कि मैनेजमेंट एक साइंस भी हो सकता है, आर्ट भी है और एक प्रोफेशन भी है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट थ्योरीज की या थॉट्स या अप्रोचेज की। ये थ्योरीज, थॉट्स और अप्रोचेज क्या होती हैं? अब देखो जो मैनेजमेंट है, जो मैनेजमेंट के जो और रूल्स या टेक्निक्स जो आज हम यूज कर रहे हैं वो स्टार्टिंग से ऐसे नहीं है। मतलब जो भी टेक्निक्स हम मैनेजमेंट के अंदर यूज़ करते हैं वो पहले से ऐसी नहीं है, क्योंकि पहले जो है वो मैनेजमेंट का नाम ही नहीं होता था। फिर धीरे धीरे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो राइटर्स हैं, उन्होंने मैनेजमेंट के बारे में कुछ चीज़ें लिखी, उसको मतलब और ज़्यादा उसको एक्सप्लोर किया इस फील्ड को, और फिर उन्होंने कुछ थ्योरीज या थॉट्स जो हैं वो उनकी आई, उन्हीं को बोला जाता है अप्रोचेज ऑफ मैनेजमेंट। तो ये जो 4 फेजेस हैं इनकी, मतलब या 4 पार्ट्स में डिवाइड की गई हैं। एक है प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट पीरियड, यानी कि जो साइंटिफिक थ्योरीज आई उससे पहले के जो राइटर्स हैं उन्होंने का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, उन्होंने क्या, उनकी क्या थॉट्स थी मैनेजमेंट से रिलेटेड वो। फिर है क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी में हम मेन 3 जो है अप्रोचेज पढ़ते हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव और ब्यूरोक्रेटिक मॉडल। फिर न्यू क्लासिकल थ्योरी जिसके अंदर मेनली हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट या ह्यूमन रिलेशन अप्रोच को स्टडी करते हैं। फिर मॉडर्न थ्योरी में हम सिस्टम और कंटीजेंसी अप्रोच को पढ़ते हैं। तो जो प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट पीरियड था उसमें मेन कॉन्ट्रीब्यूशन किन एक्सपर्ट या राइटर्स का रहा है, तो उसके अंदर मेन रोमन कैथोलिक जो चर्च है उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का रहा है। देन फिर कुछ राइटर्स जैसे चार्ल्स बेबेज है और जेम्स वोट है, इनका कंट्रीब्यूशन रहा है प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट पीरियड के अंदर। फिर आई क्लासिकल थ्योरी जिसके अंदर मेन 3 चीज़ों को स्टडी किया जाता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव और ब्यूरोक्रेटिक। ये क्या होते हैं, इनकी क्या थॉट्स थी वो आगे पढ़ेंगे। देन फिर न्यो क्लासिकल में हो गया जहाँ पर हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट के बारे में स्टडी करते हैं, मतलब हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट हुआ था फिर उसकी कुछ फाइंडिंग्स थी। मॉडर्न में फिर सिस्टमैटिक अप्रोच और सिस्टम अप्रोच और कंटीजेंसी अप्रोच। अब बात करें क्लासिकल थ्योरी की कि क्लासिकल और ट्रेडिशनल थ्योरी, इसमें मेन 3 लोगों का कंट्रीब्यूशन था, टेलर, वेबर और फ्यूल। हेनरी फ्यूल, एफडब्ल्यू टेलर और वेबर, मैक्स वेबर इनका नाम था, मैक्स वेबर। जो टेलर है उन्होंने दिया था साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जिसके अंदर हम प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी स्टडी करते हैं। आपने 12th क्लास में आपने मैनेजमेंट में स्टडी भी की पढ़े भी होंगे टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। इन्होंने क्या बोला था कि जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के अंदर जो वर्किंग है उसमें साइंटिफिक जो वे है उसका यूज करना चाहिए, यानी कि जो एक्टिविटीज़ हैं उसको साइंटिफिक मैनर में करना चाहिए। जो पुराने रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो पुराना रूल ऑफ थंब है उसको नहीं, मतलब उसको छोड़ देना चाहिए, और जो नई साइंटिफिक अप्रोच है उनका यूज करना चाहिए। इससे क्या होगा कि मैनेजमेंट की एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज होगी। देन फिर हेनरी फ्यूल ने एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी दी जहाँ पर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की गई, और इन्होंने 14 जो प्रिंसिपल है मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल वो भी हेनरी फ्यूल ने ही दिए थे। फिर मैक्स वेबर उन्होंने दी ब्यूरोक्रेसी थ्योरी। अब ये ब्यूरोक्रेसी थ्योरी किससे रिलेटेड है, इसके अंदर बताया
इन्होंने बोला कि जो मैनेजमेंट है उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए, यानी कि बिल्कुल स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए रूल्स रेगुलेशन की, तभी जो मैनेजमेंट है उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो सकती है। इनकी ये थॉट थी। ठीक है, तो ये 3 मेन क्लासिकल थ्योरीज हैं। अब बात करते हैं न्यू क्लासिकल थ्योरी। न्यू क्लासिकल थ्योरी में बिहेवियर, ह्यूमन रिलेशन और बिहेवियर साइंस थ्योरी। तो जो बिहेवियर थ्योरी है वो ये बोलती है, अब देखो जो ये क्लासिकल थ्योरीज वाले राइटर्स थे, इनकी क्या थिंकिंग थी, इनकी क्या थॉट्स थी कि एक ये सिर्फ बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव की जा सकती है, स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस की बात करते हैं। लेकिन जो न्यू क्लासिकल थ्योरी है इनके अंदर क्या बात की गई, इनके अंदर बात की गई ह्यूमन बीइंग की, कि जो एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉई जो है, आपके जो वर्कर्स हैं, उनको अगर आप अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करोगे, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखोगे, तो आपकी जो एफिशिएंसी है ऑर्गेनाइजेशन की वो इम्प्रूव होगी। यानी कि इन्होंने ह्यूमन रिलेशन के बारे में बात की। तो बिहेवियर थ्योरी है, इसके अंदर भी जो ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट है उसको एड्रेस किया गया, कि जहाँ पर जो एक ह्यूमन बीइंग, एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, जिस जगह पे वर्क कर रहा है, उस वर्क सेट का जो किस कंडीशन में वो वर्क कर रहा है, अगर उसमें इम्प्रूवमेंट की जाए तो जो ऑल ओवर एफिशिएंसी है एक ऑर्गेनाइजेशन की वो इम्प्रूव हो सकती है। फिर ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, इसको दिया गया था एल्टन मायो के द्वारा। एल्टन मायो ने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। हाउथॉर्न प्लांट है चिकागो शहर के अंदर। एक हाउथॉर्न प्लांट में काफ़ी सारे वर्कर्स हैं, उनके मतलब एक तरह से उनको स्टडी किया था इनकी किस तरह से काम करते हैं। अब स्टडी करने के लिए इन्होंने अलग अलग मतलब एक्टिविटीज़ की थी, जैसे एक कम लाइट के अंदर वर्कर्स का बिहेवियर ऑब्जर्व किया कि डिम लाइट में वर्कर्स की क्या एफिशिएंसी होती है। फिर अलग अलग ग्रुप्स में वर्कर्स को कुछ काम दिया, कि फिर देखा कि कितना जल्दी वो काम कर रहे हैं। एक फिर अलग अलग दिया इंडिविजुअली, कि एक पर्सन को कुछ काम दिया। फिर ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करी और फिर बताया कि जो ह्यूमन एक ह्यूमन बीइंग है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन उसकी नीड्स का ध्यान रखे, उसकी ज़रूरतों का ध्यान रखे, या उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे, तो जो ऑल ओवर एफिशिएंसी है एक ऑर्गेनाइजेशन की वो इम्प्रूव हो सकती है, यानी कि जो टोटल प्रोडक्टिविटी है वो इम्प्रूव हो सकती है। देन फिर एक ह्यूमन बिहेवियर साइंस थ्योरी। इस थ्योरी के अंदर भी जो कॉम्प्लेक्स वर्क सिचुएशन है उसके बारे में बात की गई। इसमें भी मेनली जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके काफ़ी सारे जो डिसिप्लिन्स हैं उनमें चेंजेज की बात की गई, यानी कि एक तरह से जो बिहेवियर है ह्यूमन बीइंग का वो किस चीज़ से कैसे अफेक्ट होता है, और उसमें चेंजेज करके जो एक मैनेजमेंट है वो अपनी एफिशिएंसी, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज किया जा सकता है वर्क सिचुएशंस में चेंजेज करके, कि किस वर्क एनवायरनमेंट में एक एम्प्लॉय काम करता है, अगर उसको इम्प्रूव कर दिया जाए। एक तो एक ऐसे वर्क एनवायरनमेंट में काम करे जहाँ पर डेली झगड़े वगैरह होते हो आपस में वर्कर्स के बीच में, और एक ऐसा मतलब एक कूल इन्वायरमेंट हो जहाँ पर अच्छे से वर्क कर सके, मेंटली सेटिस्फाई हो एक वर्कर, एक उस इन्वायरमेंट में काम करे तो ज़्यादा एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। ये सब कहना था इन थ्योरीज का, जो न्यू क्लासिकल थ्योरी है इनका कहना था। फिर आई मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। इसके अंदर हम बेसिकली तो 2 और 3 जो थ्योरीज हैं वो स्टडी करते हैं। इंपॉर्टेंट है कंटीजेंसी और सिस्टम थ्योरी। कंटीजेंसी थ्योरी क्या बोलती है, ये बोलती है कि ये एक तरह से इसको सिचुएशनल अप्रोच भी बोला जाता है। क्यों, ये बोलती है कि कोई हम पहले से ही कोई रूल्स या कुछ प्रिंसिपल्स नहीं बना सकते कि भाई हमें जो मैनेज ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए ये एक्शन लेना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि हमें क्या एक्शन लेना है सिचुएशन के ऊपर, कि जैसी सिचुएशन होगी उसके हिसाब से हमें डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए मैनेजमेंट के अंदर, ऐसा बोलती है कंटीजेंसी थ्योरी। ये पहले से कोई प्रिंसिपल कुछ रूल्स नहीं बताती कि क्या किस तरह से डिसीजन मेकिंग करनी है, ये बताती है कि सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि किस तरह की सिचुएशन है और उससे कैसे डील करना है। ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है, हर सिचुएशन पे अलग अलग तरह की। फिर है सिस्टम थ्योरी। सिस्टम थ्योरी बात करती है कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो एक काफ़ी सारे पार्ट्स या सब सिस्टम से मिलके बना हुआ होता है, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट करता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स और सब सिस्टम को, और सारे जो सब सिस्टम है, जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो डायनेमिक होते हैं, यानी कि चेंजेज होते रहते हैं और आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। ये बात करती है सिस्टम थ्योरी, यानी कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो एक सिस्टम है जिसके अलग अलग सब सिस्टम है जिनको डिपार्टमेंट्स बोला गया है।
फिर क्वांटिटेटिव थ्योरी किसकी बात करती है? ये बात करती है कि जो प्रॉब्लम्स हैं बिजनेस की, उनको सोल्व करने के लिए साइंटिफिक मेथड्स जो हैं उनका यूज करना चाहिए। इस थ्योरी को ऑपरेशन रिसर्च थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करें मैनेजमेंट के फंक्शंस की, तो डिफरेंट ऑथर्स ने अलग अलग फंक्शंस दिए हैं। हम जो मैनेजमेंट के अंदर मैनेजमेंट के फंक्शन पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ये 5 फंक्शंस पढ़ते हैं मैनेजमेंट के। लेकिन काफ़ी अलग अलग ऑथर हैं, उन्होंने अलग अलग फंक्शंस दिए हैं मैनेजमेंट के, तो वो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि इस राइटर ने कौन से फंक्शंस दिए हैं। तो ये आपको याद रखना है। जैसे हेनरी फ्योल है, उन्होंने दिए हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग। ये 5 फंक्शन दिए हैं हेनरी फ्योल ने। लुथर गुलिक ने ये पोर्ट्सकोर्प जो है ये दिया है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बजटिंग। इंपॉर्टेंट है ये याद रखना। लुथर गुलिक ने दिया है पोर्ट्सकोर्प। फिर राल्फ डेविस, उन्होंने 3 फंक्शंस दिए हैं मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग। कुंज एंड ओडोनेल, इन्होंने दिए हैं ये फंक्शंस प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। ये याद रखना कि किस ऑथर ने कितने फंक्शंस दिए हैं और कौन कौन से दिए हैं। इस टाइप से सवाल बन सकता है एग्जाम में। अब हम एक एक फंक्शन को अच्छे से समझते हैं डिटेल में। सबसे पहले बात करते हैं प्लानिंग की, कि प्लानिंग क्या होती है। प्लानिंग यानी कि एक ऐसा प्लान, एक ऐसी एक्टिविटी जहाँ पर हम ये चीज़ डिसाइड करते हैं कि हम इन फ्यूचर में क्या करेंगे और कैसे करेंगे, यानी कि लुकिंग अहेड, आगे देखेंगे कि किस तरह से हम जो एक्टिविटीज़ हैं वो करेंगे, क्या हमारा जो प्लान है मतलब उन एक्टिविटीज़ को अचीव करने का जो एक वे है वो क्या होगा, एक जो रास्ता है वो क्या होगा, वो डिसाइड करते हैं हम प्लानिंग के अंदर। तो प्लानिंग के अंदर ही फोरकास्टिंग भी इंक्लूड होती है। फोरकास्टिंग यानी कि पहले से ही हम कास्ट कर लेते हैं कि इन फ्यूचर में हम क्या क्या चीज़ें अचीव करेंगे, यानी कि क्या हमारे गोल्स, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो। तो प्लानिंग इज कंसर्न विद डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड एंड कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि इसके अंदर हम ऑब्जेक्टिव तो डिसाइड करते हैं और साथ में उन ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करेंगे, वो जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो भी डिसाइड करते हैं प्लानिंग के अंदर। अब प्लानिंग के अंदर ही कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं जिनसे एग्जाम में सवाल बन सकता है। ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजीज और पॉलिसी। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव एक तरह से एक गोल, डेफिनेट गोल्स होते हैं जिनको हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अचीव करना चाहते हैं। एंड पॉइंट होते हैं ये प्लानिंग के, यानी कि हमारा जो हम जो प्लान बना रहे हैं उसके आखिरी में हमें ये जो ऑब्जेक्टिव है ये अचीव करने हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को। तो एक डिफाइंड गोल्स एक ऑर्गेनाइजेशन जो ट्राई करता है अचीव करने की, वो होते हैं उसके ऑब्जेक्टिव। अब बात करें स्ट्रेटेजीज की, तो स्ट्रेटेजीज क्या होती है? यानी कि इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं। स्ट्रेटेजी यानी कि अब एक बिजनेस है वो अपनी वर्किंग करेगा तो उसमें कुछ उसके चैलेंजेज भी आएंगे, उन चैलेंजेज से कैसे कोप अप करेगा, यानी कि उन चैलेंजेज को कैसे फेस करना है, उसके लिए स्ट्रेटेजीज बनाई जाती है। जैसे कॉम्पिटिटर्स है, कॉम्पिटिटर्स की पॉलिसीज को चैलेंज करने के लिए स्ट्रेटेजी बनाते हैं हम। ऐसे ही हम जैसे हम हमारे नॉर्मल लाइफ में जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनसे डील करने के लिए स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि कैसे कैसे हम इससे डील करेंगे, वो होती हैं स्ट्रेटेजीज। फिर एक टर्म है पॉलिसीज। पॉलिसीज क्या होती हैं? पॉलिसीज होते हैं स्टैंडिंग प्लान, यानी कि कुछ ये जो पॉलिसीज होती है ये बिजनेस के अंदर डायरेक्शंस देती है कि कोई भी काम जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से करेगा, कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस तरह से होगा। अब जैसे रिक्रूटमेंट से रिलेटेड पॉलिसी कि कैसे हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों को रिक्रूट करेंगे, ठीक है, पीपल्स को रिक्रूट करेंगे, ये हम इसकी रिक्रूटमेंट पॉलिसी होगी। ऐसे ही अलग अलग की डिस्काउंट से रिलेटेड पॉलिसीज़ हमारी क्या हैं, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड पॉलिसीज़ क्या हैं, अलग अलग एक्टिविटी से रिलेटेड अलग अलग पॉलिसी होती हैं। पॉलिसीज़ हमें डायरेक्शंस देती है कि जो प्रॉब्लम्स हैं मैनेजमेंट के अंदर उनसे कैसे डील किया जाएगा या एक्टिविटीज़ जो है वो कैसे परफॉर्म की जाएंगी, डायरेक्शंस देती हैं। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? अब हमने बात की कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क्स या एक्टिविटीज़ हम हमारे बिजनेस के अंदर करेंगे, हम हमारे फर्म के अंदर करेंगे। तो उन एक्टिविटीज़ को अब अलग अलग एक्टिविटी हैं उनको प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करना। अब
जैसे हम मान लो एक प्रोडक्ट बनाएंगे, उस प्रोडक्ट के लिए हमें रॉ मटेरियल भी खरीदना होगा, उसको फिर रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करना होगा, उसको सेल भी करना होगा, उसकी एडवर्टाइजमेंट भी करनी होगी। तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ, इनको ऑर्गेनाइज करना, इनको एक ग्रुप्स में के अंदर मतलब डिवाइड करना, ग्रुप्स में बनाना इन एक्टिविटी के, कि जो परचेजिंग से रिलेटेड वाला काम है वो एक अलग ग्रुप करेगा, फिर उसको को मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड काम यानी कि रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स में मतलब कन्वर्ट करने का जो काम है वो मैन्युफैक्चरिंग करे वाला एक डिपार्टमेंट अलग करेगा। तो इस तरह से जो टोटल एक्टिविटीज़ हैं उनको ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करना ही होता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोसेस है जहाँ पे जो वर्क्स हैं कंबाइन किया जाता है उनको, और फिर इंडिविजुअल और जो ग्रुप्स हैं उनको बताया जाता है कि किस तरह से आप जो अपनी ये जो वर्क है उसको परफॉर्म करोगे। ठीक है। चेशर आई बर्नार्ड के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक सिस्टम ऑफ कोऑपरेटिव एक्टिविटीज ऑफ 2 और मोर पर्सन्स की, एक 2 या 2 से ज़्यादा लोग कैसे एक कोऑपरेशन के साथ जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर वर्क करेंगे। अब बात करें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की, तो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क्स है उसको किस तरीके से, किस बेसिस पे हम उसको डिवाइड करेंगे, ये हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर। यानी कि कैसे हम डिपार्टमेंट्स बनाएंगे, कितने डिपार्टमेंट में किस लेवल तक के डिपार्टमेंट बनाएंगे, कौन किसके अंडर काम करेगा, ये चीज़ें डिसाइड करते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है कौन किसका सुपीरियर होगा, बॉस कौन होगा, जो मतलब मैनेजर्स हैं वो कौन होंगे, मिडल मैनेजर कौन होंगे, लोअर मैनेजर कौन होंगे, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो हम डिसाइड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिफाइन करता है हाउ जॉब्स एंड टास्क आर फॉर्मली डिवाइडेड, ग्रुप और कोऑर्डिनेटेड, कि कैसे हम डिवाइड करेंगे ग्रुप्स को, मतलब जो काम है, जो जॉब्स है और जो टास्क हैं उनको अलग अलग लोगों के बीच में। अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर कुछ की एलिमेंट्स होते हैं जिनको ध्यान में रखना जरूरी होता है, या जिनके बेसिस पे ही ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो बनता है। अब वो क्या है, वर्क स्पेशलाइजेशन। वर्क स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हम हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जो बना रहे हैं उसके अंदर एक काम को कितने पार्ट तक या कितनी लिमिट्स तक या कितने लेवल्स तक उसको डिवाइड करेंगे। जैसे अब हम स्टिचिंग का काम कर रहे हैं, हम शर्ट बनाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब शर्ट बनाने के लिए हमारे पास 10 वर्कर्स हैं, तो वो 10 वर्कर्स में हम या तो ऐसे डिवाइड करते हैं कि हर वर्कर 2 शर्ट बनाएगा अपने हिसाब से, अलग अलग, खुद ही उसको स्टिच करेगा, खुद ही उसकी कटिंग करेगा, खुद ही सारी चीज़ें करेगा, फिर ऐसे डिवाइड कर दें। तो अगर हम ऐसा डिवाइड करते हैं तो उसके अंदर 0 वर्क स्पेशलाइजेशन होगा, यानी कि हम पूरा जो काम है एक इंडिविजुअल को, मतलब अलग अलग इंडिविजुअल को पूरा पूरा काम दे रहे हैं। लेकिन इसके बजाय अगर हमें वर्क स्पेशलाइजेशन लाना है तो हम क्या करेंगे कि जो शर्ट है उसके अंदर हम ऐसे उसको बनाने का जो काम है उसको हम ऐसे डिवाइड करें कि एक जो एम्प्लॉई है वो सिर्फ कटिंग का काम करेगा, दूसरा है वो सिर्फ स्टिचिंग का काम करेगा, तीसरा है वो फिर फर्दर जो और एक्स्ट्रा वर्क होगा प्रेसिंग वगैरह है उसका काम करेगा। तो इस तरह से अगर हम डिवाइड करें वर्क को तो उससे क्या आएगा, वर्क स्पेशलाइजेशन आएगा। जो कटिंग वाला पर्सन है, जो एम्प्लॉई है, उसकी कटिंग में एक्सपर्ट हो जाएगा, स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, तो इससे जो एफिशिएंसी है वो जल्दी से भी कर पाएगा, अच्छे से कर पाएगा। ऐसे ही जो स्टिचिंग वाला एम्प्लॉई है वो स्टिचिंग में एक्सपर्ट हो जाएगा और उससे उसका मतलब उसको स्पेशलाइजेशन मिल जाएगा स्टिचिंग के अंदर ही, और वो जल्दी से भी काम कर पाएगा। और अगर सिर्फ एक ही एम्प्लॉय पूरी शर्ट जो है उसको बनाए तो उसके अंदर उसको सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, कटिंग, स्टिचिंग, तो एक तरह से एक्सपर्ट नहीं, स्पेशलाइजेशन नहीं अचीव कर पाएगा वो। तो स्पेशलाइजेशन का हमें ध्यान रखना होता है कि हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितना स्पेशलाइजेशन चाहते हैं कि वर्कर्स के अंदर हो। तो वो चीज़ कैसे डिसाइड करेंगे हम कि कितनी डिग्री तक हम जो वर्क्स हैं, जो आर्टिकल्स हैं, यानी कि जो सामान हम बना रहे हैं उसके काम को कितने लेवल्स तक, कितनी डिग्री तक उसको सब डिवाइड करेंगे अलग अलग जॉब्स के अंदर। फिर नेक्स्ट की एलिमेंट है डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि किस बेसिस के ऊपर जॉब्स को ग्रुप किया जाएगा। यानी कि जैसे एक तो हम हमारे 2 तरह के प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक हमारा क्लोथिंग का बिजनेस है, क्लोथिंग में भी अलग अलग, एक मेल्स का के लिए हम क्लोथ बना रहे हैं और एक फीमेल्स के लिए बना रहे हैं। तो अब
ये जो काम है इसके लिए ये जो काम है इसको हम कैसे ग्रुप करेंगे, इसके जो डिपार्टमेंट्स हैं उसको कैसे डिसाइड करेंगे। एक तो हम ऐसे कर सकते हैं कि जो मेल वाला जो पोर्शन है, मतलब मेल की जो क्लोथिंग वाला काम है उसका अलग अलग एक्ट बनाए, यानी कि उसके अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए। इसका अलग मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग, इसका मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट अलग, सेल्स डिपार्टमेंट अलग, और इसके अलग, इसका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग, इसका मार्केटिंग मैन्युफैक्चरिंग अलग, ऐसे बनाएं। या फिर हम एक ही के अंडर, मतलब एक ही के अंदर अंदर बनाएं, जैसे एक में ही हमने बना दिया मार्केटिंग वाला, तो मार्केटिंग वाला मेल वाले भी और फीमेल वाले दोनों टाइप के क्लोथ्स की मार्केटिंग करेगा। इस तरह से करें तो वो जो डिपार्टमेंटलाइजेशन है वो किस बेसिस पे होगा, यानी कि जो जॉब्स हैं उनको कैसे ग्रुप किया जाएगा, ये डिसाइड करते हैं हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर। देन है फिर चेन ऑफ कमांड। चेन ऑफ कमांड का मतलब है कि टू होम विल इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स रिपोर्ट, यानी कि कौन किसका सुपीरियर होगा, ये चीज़ डिसाइड करना। अब चेन ऑफ कमांड होती है, अब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे लेवल्स होते हैं, सबसे ऊपर टॉप मैनेजमेंट, फिर मिडिल मैनेजमेंट, फिर लोअर मैनेजमेंट, और फिर वर्कर्स। तो ये जो चेन ऑफ कमांड है, कौन किसका सुपीरियर होगा और कौन किसका जूनियर होगा, ये चीज़ हम चेन ऑफ कमांड में डिसाइड करते हैं। तो हमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर ये भी डिसाइड करना होता है। देन फिर नेक्स्ट एलिमेंट है स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि एक जो बॉस है उसके अंडर कितने वर्कर्स जो है वो काम करेंगे, यानी कि कितनों का बॉस होगा एक इंडिविजुअल, कितने लोगों को सुपरवाइज कर पाएगा एम्प्लॉयज़ को, वो चीज़ डिसाइड करते हैं। अब स्पैन ऑफ कंट्रोल वाइड भी हो सकता है और मतलब टोलर भी हो सकता है। इसका मतलब कैसे कि एक तो हम बोल सकते हैं वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होगा कि एक बॉस के अंदर काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ वर्क करें, लेकिन अगर हम तो उससे क्या होगा कि एक बॉस को ही काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स को मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन एक स्पैन, इसका अपोजिट हो सकता है कि हम एक बॉस को सिर्फ कम ही इंडिविजुअल दें। दो तरह से हम जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो कर सकते हैं। तो इस चीज़ को भी डिसाइड करना होता है हमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर, क्योंकि अगर हम स्पैन ऑफ कंट्रोल को वाइड करते हैं तो इससे क्या होगा, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो उसमें लेवल्स जो है वो कम हो गए। जैसे अब एक बॉस हो गया, फिर उसके अंदर हमने हमारा जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो अगर वाइड है तो इसी के अंदर काफ़ी सारे जो वर्कर्स हैं या एम्प्लॉयज़ हैं वो आ जाएंगे, फिर इनके अंदर फिर अलग अलग, तो इससे क्या होगा, जो लेवल्स हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के वो कम बनेंगे। लेकिन अगर हमारा स्पैन ऑफ कंट्रोल वाइड नहीं है तो उसके अंदर क्या होगा, एक बॉस है उसके अंदर सिर्फ दो ही आ रहे हैं, फिर दो के अंदर फिर आगे, फिर उसके अंदर फिर तो इससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेवल्स काफ़ी ज़्यादा बन जाएंगे। तो इससे एक पर्सन को अगर बॉस से कुछ काम है या उसको से कुछ डिस्कशन करना है तो काफ़ी सारे लेवल्स जो है वो लगे को पार करके जाना पड़ेगा। इससे ये जो, तो इससे क्या होगा, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम्स जो है वो आएगी। तो इस तरह से स्पैन ऑफ कंट्रोल का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर। फिर कुछ एलिमेंट, एक एलिमेंट होता है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि जो डिसीजन मेकिंग की पावर है वो सिर्फ जो टॉप मैनेजमेंट है उसी के पास हो, यानी कि क्या जो एक डिसीजन लेने की पावर कि क्या काम किस तरह से करना है, उसका जो मेन फाइनल जो डिसीजन है उसकी पावर सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के पास है, तो उसको बोलेंगे हम कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेंट्रलाइजेशन है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो पावर है डिसीजन मेकिंग की उसको जो नीचे जो लोअर वाले जो डिपार्टमेंट्स हैं, यानी कि जो लोअर एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको दे दी जाए कि आप भी डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, यानी कि जो पावर है उसको डिसेंट्रलाइज किया जाए। सेंट्रलाइजेशन से डिसेंट्रलाइज, यानी कि नीचे वाले जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको भी पावर दी जाए डिसीजन मेकिंग की। तो अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर हमें डिसाइड करना होता है कि हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेंट्रलाइजेशन रखना है या डिसेंट्रलाइजेशन रखना है, ठीक है। फिर एक एलिमेंट होता है फॉर्मलाइजेशन का। फॉर्मलाइजेशन क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशन हैं एम्प्लॉयज़ और मैनेजर्स को डायरेक्ट करने के लिए। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन स्ट्रिक्ट हैं कि जो रूल्स बना दिए उनको फॉलो करना ही पड़ेगा, कोई भी उनसे डेविएट नहीं कर सकता। तो उस ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या बोलेंगे कि जो फॉर्मलाइजेशन है, यानी कि फॉर्मलाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस हैं। लेकिन अगर जो रूल्स रेगुलेशन है वो इतने स्ट्रिक्ट नहीं है तो उसको बोलेंगे हम इनफॉर्मलाइजेशन, इतने स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन नहीं है। तो अब जब हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमें डिसाइड करना होता है कि फॉर्मलाइजेशन कितना रखना है हमें, कि फॉर्मलाइजेशन की कितनी डिग्री रखनी है, कितने स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन हम रखना चाहते हैं। वो डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का वर्क कर रहे हैं, ठीक है।
अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की, कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किस तरह के हो सकते हैं। तो मेन जो टाइप्स हैं वो होते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फॉर्मल अभी हमने बात की। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसके अंदर जो ग्रुप्स हैं यानी कि जो स्ट्रक्चर है वो एक बिजनेस के द्वारा खुद बनाया जाता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा खुद बनाया जाता है बिजनेस की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि टॉप मैनेजमेंट है, फिर उसके नीचे आएगा वही मिडिल मैनेजमेंट, फिर आएगा लोअर मैनेजमेंट, और फिर उसके नीचे आएंगे वर्कर्स। ये जो स्ट्रक्चर है ये कौन बनाता है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन खुद बनाता है। किसके लिए, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एक्टिविटीज़ को करने के लिए प्रॉपर वे में। तो इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को बोला जाता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। लेकिन अब जहाँ पर लोग काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि जो सिमिलर जो नेचर के लोग हैं, जिनका बिहेवियर या जिनका इंटरेस्ट आपस में मिलता है, वो अपने फ्रेंड सर्कल्स बना लेते हैं। ठीक है, फ्रेंड सर्कल्स बना लेते हैं। तो उन सर्कल्स में भी एक स्ट्रक्चर बन जाता है कि हमारा जो ये लीडर है वही हमारा ये एक तरह से टीम सी बना लेते हैं वो आपस में अपने बात करने के लिए, अपने इश्यूज़ को शेयर करने के लिए। तो वो जो स्ट्रक्चर होता है, वो जो ग्रुप होता है उसको बोला जाता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, फॉर्मल जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, यानी कि बाय द टर्म फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वी मीन अ स्ट्रक्चर दैट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन 2 और मोर पीपल कम टुगेदर फॉर ए कॉमन पर्पज। जहाँ पर वो एक अपने कॉमन पर्पज के लिए आते हैं, और जो रिलेशनशिप है वो लीगल और फॉर्मल होता है उनके बीच में। जैसे कि टॉप मैनेजमेंट और मिडिल मैनेजमेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो लीगल एक फॉर्मल रिलेशनशिप है। ठीक है, अब वो ऐसे ये नहीं है कि भाई फ्रेंड्स थे वो इस बन गए, उनका एक खुद का कॉमन पर्पज है जिसके लिए वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आए हैं, और एक लीगल और फॉर्मल रिलेशनशिप होता है उनके अंदर कि कौन सुपीरियर है कौन जूनियर है। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, जो रिलेशनशिप है लोगों के बीच में वो उनके पर्सनल एटीट्यूड, इमोशंस, लाइक्स डिसलाइक्स की वजह से बनता है। ठीक है, जैसे कि जो पर्सनल और सोशल रिलेशंस हैं उनके लिए जो लोग ग्रुप बनाते हैं आपस में अपने फ्रेंड सर्कल्स में, तो उस ग्रुप को बोला जाता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यानी कि उस ग्रुप के स्ट्रक्चर को। अब बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन स्टाफिंग की, कि स्टाफिंग क्या होता है। स्टाफिंग क्या होता है, अब हमने बात कर ली, हमने जो प्लानिंग कर ली पहले, फिर उसको ऑर्गेनाइजिंग कर ली यानी कि डिपार्टमेंट बना लिए। अब उन डिपार्टमेंट में हमने काम तो बता दिया कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग बनाएंगे। उस मार्केटिंग और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में काम करने के लिए हमें लोगों की भी ज़रूरत होगी। तो उन लोगों को हायर करना यानी कि उन लोगों की भर्ती करना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही आता है स्टाफिंग के अंदर। स्टाफिंग क्या होती है, स्टाफिंग एक प्रोसेस है जहाँ पे जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको हायर किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के अंदर स्पेसिफिक पोजीशंस के लिए। ठीक है, अब बात करें स्कोप ऑफ स्टाफिंग की। 3 एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं स्टाफिंग के अंदर। सबसे पहले रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्या होती है, रिक्रूटमेंट का मतलब है कि वैकेंसी निकालना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ढूंढना जो उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए एलिजिबल हो। यानी कि रिक्रूटमेंट का मतलब है हम हमारे बिजनेस के अंदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक वैकेंट पोजीशन है, तो उस वैकेंट पोजीशन के लिए हम रिक्रूटमेंट कैसे करेंगे, हम उसको बताएंगे पब्लिक में कि भाई हमारे यहाँ पर वैकेंट पोजीशन है, और बोलेंगे लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो एलिजिबल हैं उस पोजीशन के लिए वो उनको हम इनवाइट करेंगे कि आप एप्लीकेशन फॉर्म भरो और हमारे जो यहाँ पर वैकेंसी निकली है उसमें अप्लाई करो। तो वो होती है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे जो पॉसिबल कैंडिडेट्स हैं एक पर्टिकुलर जॉब और फंक्शन के लिए उनको ढूंढा जाता है। फिर उसके बाद आती है सिलेक्शन। सिलेक्शन में हम क्या करते हैं, जिन लोगों ने अप्लाई किया है हमारी एप्लीकेशन फॉर्म में वैकेंट पोजीशन के लिए, उनको हम इवेलुएट करते हैं। उनमें से हम एक बेस्ट कैंडिडेट को चूज़ करते हैं जो उस पोजीशन के लिए बिल्कुल बेस्ट है, उसके अंदर सारी स्किल्स और नॉलेज हैं। उस पर्सन को सेलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन कैसे करेंगे, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट और इंटरव्यूज़ के द्वारा उसकी स्किल्स को टेस्ट करेंगे कि क्या सच में उसके अंदर वो स्किल है जिसके लिए हम उसको हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेलेक्ट कर रहे हैं। वो होती है सिलेक्शन। फिर अब हमने सेलेक्ट कर लिया तो उस इंडिविजुअल की, उस पर्सन की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए उसको ट्रेनिंग दी जाती है जिसके अंदर उसको
सिखाया जाता है काम कि कैसे काम करना है, उसको प्रॉपरली एक तरह से काम जो है वो सिखाया भी जाता है, और साथ साथ में उसकी जो एफिशिएंसी है, उसकी जो एबिलिटी है, उसको भी इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये होता है स्कोप स्टाफिंग का, जिसके अंदर पहले रिक्रूटमेंट, देन सिलेक्शन एंड फिर फाइनली ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग के अंदर क्या होता है, अब हम ले आए अपने बिजनेस के अंदर एम्प्लॉयज़ को, अब उन एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर वर्क की वो अच्छे से काम करते रहे, इसके लिए उनको डायरेक्शंस की नीड होती है। बताना पड़ता है उन लोगों को कि कैसे उनको काम करना है, और उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट भी करना पड़ता है कि कैसे उनको काम करना है। तो इसके लिए डायरेक्टिंग के अंदर क्या किया जाता है, ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस इशू किए जाते हैं सुपीरियर के द्वारा सुबॉर्डिनेट्स को, कि कैसे आपको अपना काम जो है वो करना है। साथ साथ में उनको गाइड किया जाता है, एडवाइस किया जाता है, और प्रॉपर क्या मेथड है वर्क करने का उसमें हेल्प भी की जाती है सुबॉर्डिनेट्स की। साथ साथ में उनको मोटिवेट भी किया जाता है। अलग अलग तरह के इंसेंटिव से, मॉनेटरी इंसेंटिव भी हो सकते हैं, या वैसे भी उनको एक तरह से उनकी मतलब तारीफ वगैरह करके उनको मोटिवेट रखा जाता है कि वो अपनी जो एफिशिएंसी है उसका फुल्ली यूटिलाइज करे ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स जो हैं उनको अचीव करने के लिए। ठीक है, ये होता है डायरेक्टिंग का काम। अब डायरेक्टिंग के अंदर ही आता है लीडरशिप। लीडरशिप में क्या होता है कि एक ग्रुप जो है उसका एक लीडर होता है, उसको उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको एक तरह से जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनसे वर्क जो है वो निकलवाना होता है। मतलब उनको एक तरह से गाइड करना होता है कि वो जो अपना जो काम है वो प्रॉपर मैनर में फुल कॉन्फिडेंस और झील के साथ करें। ये काम होता है एक लीडर का। तो लीडरशिप क्या होती है, एक तरह से एक प्रोसेस होती है जहाँ पे एक ग्रुप को एक लोगों के एक ग्रुप को इन्फ्लुएंस किया जाता है, और उनकी जो एबिलिटी है उसको फुल यूटिलाइज करके उनको एक मोटिवेटेड मतलब रखा जाता है, ताकि वो अपना जो काम है वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ करें। तो लीडरशिप क्या है, अकॉर्डिंग टू एल्फर्ड और बेटी, इज अ एबिलिटी टू सिक्योर डिजायरेबल एक्शन फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स वॉलेंटरली विदाउट द यूज ऑफ क्वेश्चन। यानी कि बिना कोई जोर जबरदस्ती के, बिना कोई धमकी वगैरह के उनसे वो अपनी उनको इस तरह से इन्फ्लुएंस करना लोगों को कि वो अपनी मर्जी से जो काम है वो अच्छे तरीके से करें। वो होती है लीडरशिप, और वो काम होता है एक लीडर का। अब लीडरशिप के अलग अलग स्टाइल्स या बिहेवियर हो सकते हैं, मतलब जो नेचर है लीडर की कि किस तरह का लीडर है उसके कुछ स्टाइल्स होते हैं। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव और लेजिस फेयर लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप क्या होती है, इसके अंदर जो लीडर होता है वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट होता है, मतलब स्ट्रिक्ट इन द सेंस वो जो भी काम करना है उसके लिए जो डिसीजन मेकिंग करनी होती है, हमने जैसे सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में पढ़ी थी ना, कि सेंट्रलाइजेशन में सारी पावर सेंटर के पास होती है, जो टॉप होते हैं उनकी, और डिसेंट्रलाइजेशन में नीचे भी पावर दे दी जाती है। तो उसी वही कंसेप्ट है इनके अंदर भी। जो ऑटोक्रेटिक लीडर होता है वो जो पावर है वो सारी खुद के पास रखता है, यानी कि उसके पास जो मैनेजर है वो खुद कंसंट्रेट करता है पावर और अथॉरिटी को अपने पास। जो ग्रुप है उसके अंदर जो कोई भी डिसीजन मेकिंग लेनी है तो लीडर ग्रुप वालों जो मेंबर्स हैं उनसे पूछता नहीं है, खुद की अपनी मर्जी चलाता है और खुद बताता है मेंबर्स को कि आपको क्या काम करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो उसको बोला जाता है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। फिर नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। इस लीडरशिप में जो लीडर है वो कैसा होता है, वो अपने सुबॉर्डिनेट्स के साथ इश्यूज को डिस्कस करता है। कोई प्रॉब्लम आती है तो खुद से ही डिसीजन नहीं लेता, उसके लिए जो ग्रुप के मेंबर हैं उनके साथ डिस्कस करता है, उनसे आइडियाज़ लेता है, और फिर उनके साथ डिस्कस करके मिलके फिर फाइनल खुद डिसीजन लेता है। ठीक है, यानी कि एक तरह से पार्टिसिपेटिव है लीडरशिप है, जो लीडर है वो पार्टिसिपेट करवा रहा है लोगों को अपने जो फाइनल डिसीजन मेकिंग है उसके अंदर। या हम डेमोक्रेटिक का मतलब ही क्या होता है कि जो लोग हैं, जो ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, उनको उनकी भी मतलब एक जो उनका भी रोल है उसको आइडेंटिफाई करना, उनको भी इम्पोर्टेंस देना कि भाई ये जो एक्टिविटी है, ये जो डिसीजन मेकिंग है, इसमें आपका भी रोल है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो टाइप है वो है लेजिस फेयर लीडरशिप। इस लीडरशिप में क्या होता है, इस लीडरशिप में जो लीडर है वो खुद कुछ भी ना डिसीजन मेकिंग लेके बिल्कुल जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको फ्रीली छोड़ देता है कि आप खुद ही डिसाइड करो कि आपको क्या काम करना है और कैसे करना है। सारी डिसीजन मेकिंग जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको दे देता है, सारी पावर जो है वो सुबॉर्डिनेट्स को दे देता है और अपने पास बिल्कुल कम पावर रखता है। ये होता है लेजिस फेयर लीडरशिप।
तो ये 3 टाइप्स होते हैं या लीडरशिप स्टाइल होते हैं। ऑटोक्रेटिक यानी कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, डिसीजन मेकिंग में सबॉर्डिनेट को कोई भी पावर नहीं देता। डेमोक्रेटिक जो बीच का होता है, जो डिस्कस करता है डिसीजन मेकिंग के लिए सबॉर्डिनेट के साथ। और लेजिस फेयर बिल्कुल छूट दे देता है सबॉर्डिनेट को कि आपके पास ही सारी पावर है, अपने पास बिल्कुल कम पावर रखता है और उनको खुद ही डिसाइड करना होता है ग्रुप के मेंबर्स को कि क्या गोल्स होंगे और कैसे उनको अचीव किया जाएगा। ठीक है, लास्ट जो फंक्शन है वो है कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, अब हमने जो सारी एक्टिविटीज की प्लानिंग से लेके डायरेक्टिंग तक की, तो अब वो एक्टिविटीज़ एक मैनेजमेंट के द्वारा की गई, तो क्या जो स्टार्टिंग में प्लानिंग के अंदर जो स्टैंडर्ड्स उन्होंने डिसाइड किए थे, जो ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने डिसाइड किए थे, क्या वो उन्होंने अचीव किए या नहीं किए, इस चीज़ को इवेलुएट किया जाता है कंट्रोलिंग के अंदर। तो कंट्रोलिंग के अंदर क्या होता है, जो प्लान है वो उन प्लान के अकॉर्डिंग जो वर्क है वो हो रहा है या नहीं हो रहा, और अगर नहीं हो रहा तो उनको कंट्रोल करने के लिए जो मतलब उनको इफेक्टिव वे में दोबारा से कंट्रोल करने के लिए जो एक्टिविटी की जाती है उसी को बोला जाता है कंट्रोलिंग। आप कंट्रोलिंग की प्रोसेस समझते हैं, इससे और अच्छे से क्लियर होगा कंट्रोलिंग का मीनिंग। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड्स जो है वो डिसाइड करते हैं, सेट करते हैं, जो हमने प्लानिंग के अंदर की कि हमने क्या ऑब्जेक्टिव है, हमारे क्या गोल हैं। फिर हम मेज़र करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को कि क्या हमने जो ऑब्जेक्टिव हमने जो सोचा था कि हम ये अचीव करेंगे, क्या वो हमने अचीव किया। हम हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस देखते हैं। जैसे हमने डिसाइड किया था कि हमें 100 जो रुपीज़ है उसका प्रॉफिट करना है, तो 100 रुपये का यहाँ हमने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट किए थे। फिर हम देखेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस को कि एक्चुअल में हमने कितना प्रोडक्शन किया है। मान लो हमने 80 का किया है, ठीक है। फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस मैच कर ली, फिर हम कंपैरिजन करेंगे एक्चुअल का स्टैंडर्ड के साथ, यानी कि हमने सोचा तो 100 की था और हुए हैं 80, तो हमने इनका कंपैरिजन करेंगे। फिर देखेंगे, एनालाइज करेंगे डेविएशन कितना है 20 का, 20 माइनस कम किए हैं। फिर अब इसको 20 कम क्यों हुए हैं, इसके लिए हम एक्शंस लेंगे, ठीक है, करेक्टिव एक्शन। ये होती है कंट्रोलिंग की प्रोसेस। कंट्रोलिंग के अंदर हमने जो प्लान बनाए थे वो हमने अचीव किए हैं या नहीं किए, इस चीज़ को हम इवेलुएट करते हैं, और अगर नहीं किए तो क्यों नहीं किए, किन एक्टिविटीज़ के कारण नहीं किए, उनको कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, ये होता है लास्ट फंक्शन मैनेजमेंट का। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम जो चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।